दोस्तों, जेआरएफ नेक्सस के ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। आज की क्लास में हम लोग ये जानेंगे कि रीजनल हिस्ट्री क्या होती है, सिग्निफिकेंस ऑफ रीजनल हिस्ट्री। ये आपके 10वीं यूनिट में ये जोड़ा गया टॉपिक है। अब 10वीं यूनिट की बात करें या फिर रीजनल हिस्ट्री की बात करें तो ये होता क्या है, सबसे पहले थोड़ा सा समझ लेते हैं। रीजनल हिस्ट्री का मतलब यहाँ लिखा हुआ है क्षेत्रीय इतिहास। क्या इसका भी राष्ट्रीय इतिहास में कोई महत्व है? तो जब भी हम पढ़ते हैं भारत का इतिहास, तो भारत का इतिहास पढ़ते समय हम पूरे भारत का इतिहास पढ़ लेते हैं और भारत के जितने राज्य हैं उनकी प्रशासनिक व्यवस्था को इसी के अंतर्गत पढ़ते हैं। क्षेत्रीय इतिहास का क्या महत्व है कि भारत विविध भूभागों से बना हुआ है, विविध भूभाग से बना हुआ है। इन भूभागों की भौगोलिक स्थिति अलग है, सांस्कृतिक संरचना अलग है। उन सभी भू क्षेत्रों के जो सांस्कृतिक संरचना है, भौगोलिक स्थिति है, उनका अध्ययन करें वैज्ञानिक दृष्टिकोण से और उसको शामिल करें तो जो भारत का इतिहास है वो और ज़्यादा समृद्ध होगा। तो राष्ट्रीय इतिहास को और ज़्यादा समृद्ध और सारगर्भित बनाने के लिए हम एक एक भू क्षेत्र का अध्ययन करते हैं। इसी को हम लोग क्षेत्रीय इतिहास के अंतर्गत देखते हैं। इसका महत्व क्या है? इससे जो भारतीय इतिहास है या फिर किसी भी राष्ट्र का इतिहास है उसमें उसके हर भूभाग की सांस्कृतिक वैल्यू, राजनीतिक स्थिति, सामाजिक स्थिति, आर्थिक स्थिति की समझ का विकास होता है। और इसीलिए हम लोग क्षेत्रीय इतिहास का अध्ययन करते हैं। जो आपका टॉपिक दिया हुआ है वो ये दिया गया है कि क्षेत्रीय इतिहास का क्या महत्व है, सिग्निफिकेंस ऑफ रीजनल हिस्ट्री। क्षेत्रीय इतिहास का क्या महत्व? क्षेत्रीय इतिहास का इतना ही महत्व है कि वो राष्ट्रीय इतिहास की आधार को मजबूत करने का कार्य करता है। आइए एक एक बिंदुओं को हम लोग समझते हुए चलते हैं। क्षेत्रीय इतिहास, रीजनल हिस्ट्री, इतिहास लेखन की वह विधा है जिसके अंतर्गत किसी विशिष्ट भौगोलिक क्षेत्र, जैसे हम भारत का अध्ययन करें तो भारत के किसी विशिष्ट भौगोलिक क्षेत्र का अध्ययन करेंगे। भारत के किसी प्रांत का जो हम राजनीतिक आधार पर प्रांतों का गठन किए हैं उसका अध्ययन कर सकते हैं, किसी राज्य का अध्ययन कर सकते हैं, किसी जनपद का अध्ययन कर सकते हैं। जैसे जब हम रिसर्च करते हैं तो कई बार किसी जनपद की भौगोलिक परिस्थिति का अध्ययन कर लेते हैं, नदियों का अध्ययन कर लेते हैं, उनकी सांस्कृतिक वैल्यू का अध्ययन कर लेते हैं, आर्थिक परिदृश्य का अध्ययन कर लेते हैं। वो सारी चीज़ें करते हैं। जनजातीय विकास का अध्ययन, जनजातीय में किस तरह का परिवर्तन हुआ उसका अध्ययन कर लेते हैं। तो जनपद का भी हम अध्ययन कर लेते हैं। अथवा सांस्कृतिक इकाई, मैंने कहा ना, किसी विशेष भू क्षेत्र की सांस्कृतिक पहलू का अध्ययन कर लेते हैं कि अब इनका हम राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक, सांस्कृतिक एवं बौद्धिक विकास का अध्ययन किया जाता है। तो हम किसी प्रांत के, भौगोलिक क्षेत्र के, राज्य के, जनपद के किसी सांस्कृतिक इकाई में किस तरह का राजनीतिक परिवर्तन हुआ, किस तरह का सामाजिक परिवर्तन हुआ, आर्थिक परिवर्तन हुआ, धार्मिक परिवर्तन हुआ, सांस्कृतिक परिवर्तन हुआ, किस तरह से बौद्धिक विकास हुआ, इन सभी बिंदुओं का अध्ययन करते हैं। इसका महत्व क्या है? ताकि हम उस क्षेत्र विशेष की जो भौगोलिक संरचना है, जो वहाँ की राजनीतिक स्थिति है, जो वहाँ की सांस्कृतिक स्थिति है, उसको राष्ट्रीय इतिहास में शामिल कर सके। तो क्षेत्रीय इतिहास का महत्व इसलिए है ताकि राष्ट्रीय इतिहास को और ज़्यादा समृद्ध किया जा सके और राष्ट्रीय इतिहास लेखन में किसी भी क्षेत्र की ऐतिहासिक वैल्यू को न छोड़ा जाए। अब तक हम लोगों ने देखा था कि राष्ट्रीय इतिहास में हम लोगों ने आर्थिक मूल्यों को देखा, सामाजिक मूल्यों को देखा, सांस्कृतिक मूल्यों को देखा। तो हमने एक व्यापक स्तर पर देखा, राष्ट्र के स्तर पर। इसी तरह से क्षेत्रीय इतिहास में हम सूक्ष्म स्तर पर उसको देखने का प्रयास करते हैं। ये जो इतिहास लेखन होता है ये अधिकांशतः माइक्रो लेवल का होता है, सूक्ष्म दृष्टिकोण से इसका हम लोग अध्ययन करते हैं। इसका उद्देश्य केवल स्थानीय घटनाओं का वर्णन करना नहीं, बल्कि यह स्पष्ट करना है कि किसी क्षेत्र की ऐतिहासिक प्रक्रियाएं व्यापक राष्ट्रीय, अब यहाँ देखिए जो बात यहाँ लिखा हुआ है, इसका महत्व इसलिए नहीं है कि हम किसी क्षेत्र विशेष का अध्ययन करते हैं, बल्कि यह स्पष्ट करना है कि किसी क्षेत्र यानी कोई भी भू क्षेत्र है या फिर सांस्कृतिक क्षेत्र है, उसकी ऐतिहासिक जो प्रक्रियाएं हैं, जो भी वहाँ की घटनाक्रम है, व्यापक राष्ट्रीय यानी कि जो बड़ा हमारे राष्ट्रीय कार्यक्रम है और वैश्विक ऐतिहासिक यानी वैश्विक जो ऐतिहासिक प्रक्रियाएं हो रही हैं में किस प्रकार जुड़ी हुई हैं। तो वो जो रीजनल या फिर जो भू क्षेत्र है, जो स्थानीय भू क्षेत्र है, उसका राष्ट्र में क्या योगदान है और वैश्विक दृष्टि से उसका क्या योगदान है, इसको जानने के लिए हम क्षेत्रीय इतिहास का अध्ययन करते हैं। आधुनिक इतिहास लेखन में क्षेत्रीय इतिहास को राष्ट्रीय इतिहास का पूरक नहीं बल्कि उसकी आधारभूत इकाई माना गया है। आधारभूत इकाई से क्या तात्पर्य है कि जैसे एक तरीका होता है कि हम राष्ट्रीय इतिहास लिख रहे हैं। अब राष्ट्रीय इतिहास लिखने के लिए हमें पूरे उस राष्ट्र में स्थित सभी भू क्षेत्रों के इतिहास को जानना है।
तो ये ठीक है उसी तरह से है जैसे एक भवन निर्माण में ईंटों की जरूरत पड़ती है और हम प्रत्येक ईंटों का अध्ययन करें, उसी तरह से एक राष्ट्र निर्माण में जितने भी भू क्षेत्र आते हैं अगर उनका हम अध्ययन करें तो वो राष्ट्र की सारगर्भित यानी उसकी मौलिकता को और ज़्यादा मजबूत करने का प्रयास करता है। तो इसके लिए हम लोग क्षेत्रीय इतिहास का अध्ययन करते हैं। आधुनिक इतिहास लेखन में क्षेत्रीय इतिहास को राष्ट्रीय इतिहास का पूरक नहीं माना गया। पूरक पहले पूरक ही माना जाता था, अब उसकी आधारभूत इकाई जैसे हम लोग साइंस में पढ़ते हैं एक मानव शरीर की आधारभूत इकाई कोशिका होती है, उसी तरह से एक राष्ट्रीय इतिहास की आधारभूत इकाई क्षेत्रीय इतिहास है, क्योंकि क्षेत्रीय इतिहास के मूल्यों के आधार पर ही हम राष्ट्रीय इतिहास का निर्माण कर सकते हैं। तो ये इसकी इतना इम्पोर्टेंस है कि किसी भी राष्ट्र के इतिहास का आप निर्माण कर रहे हैं तो आपको क्षेत्रीय इतिहास की अच्छी समझ होनी चाहिए, तभी आप अपने इतिहास को बेहतर तरीके से प्रस्तुत कर सकते हैं। 19वीं 20वीं शताब्दी में इतिहास लेखन का प्रमुख केंद्र राष्ट्र राज्य था। तो हम देखते हैं कि जो शुरुआती इतिहास लेखन हुआ वो किस पर आधारित था, राष्ट्र राज्य पर। राष्ट्र राज्य की अवधारणा हाल ही में आई थी और नेशन स्टेट था, इसलिए अधिकांश इतिहासकारों ने राष्ट्रीय इतिहास पर बल दिया। उस समय जो भी इतिहास लिखा गया और जो किताबें हम पढ़ते हैं उसमें जैसे भारत का इतिहास, पाकिस्तान का इतिहास, इंग्लैंड का इतिहास, जर्मनी का इतिहास, ये हम पढ़ते हैं। लेकिन अब जब सूक्ष्म स्तर पर अध्ययन शुरू हुआ तो भारत में मान लीजिए उत्तर प्रदेश का इतिहास, बिहार का इतिहास, बंगाल का इतिहास, राजस्थान का इतिहास, इनका अपना महत्व बढ़ता जा रहा है। राष्ट्रीय इतिहास पर बल दिया, किंतु 20वीं शताब्दी में सामाजिक इतिहास, सोशल हिस्ट्री, आर्थिक इतिहास, इकोनॉमिक हिस्ट्री, स्थानीय इतिहास यानी लोकल हिस्ट्री, सूक्ष्म इतिहास, माइक्रो हिस्ट्री, मैंने कहा ना कि जो स्थानीय इतिहास होगा वो माइक्रो लेवल पर भी उसका अध्ययन होगा, तो माइक्रो हिस्ट्री तथा उपनिवेशोत्तर इतिहास लेखन, पोस्ट कॉलोनियल हिस्टोरियोग्राफी के विकास के साथ क्षेत्रीय इतिहास का महत्व अधिक बढ़ गया। तो ज्यों ज्यों इनका महत्व बढ़ा, माइक्रो लेवल का जब बढ़ा तो हम किसी क्षेत्र विशेष का माइक्रो लेवल पर अध्ययन कर लेते हैं। ठीक है, औपनिवेशिक काल के जब अंत के बाद हमने अपने भारत का इतिहास का अध्ययन शुरू किया तो बहुत सारे औपनिवेशिक इतिहास लेखकों ने जिन भू क्षेत्रों का प्रशासक वो बने थे वहाँ का इतिहास लिखा था, तो हमने उसका पुनर्मूल्यांकन किया। ये भी एक क्षेत्रीय इतिहास लेखन को बढ़ावा देने में सहयोग दिया। जैसे हम लोग देखते हैं, आपने सुना भी होगा कि कर्नल टाड ने राजस्थान का इतिहास लिखा। कर्नल टाड ने राजस्थान का इतिहास लिखा, तो राजस्थान पर बहुत सारे लोगों ने काम किया कि क्या उन्होंने जो लिखा है वो सही है, क्या भारतीय इतिहास की व्याख्या करता है। इसी तरह से ग्रांट डफ की बात करें, ग्रांट डफ, तो इन्होंने मराठों का इतिहास लिखा, मराठों का इतिहास। तो हम ये जानने का प्रयास करते हैं कि क्या इन्होंने जो मराठों का इतिहास लिखा वो सही है, क्या हमारे भारतीय दृष्टिकोण के लिए सही माना जाता है। अब ये राजस्थान एक क्षेत्रीय इकाई हो गया, ग्रांट डफ द्वारा मराठों का इतिहास एक क्षेत्रीय इकाई हो गया। उसी तरह से अगर हम कहें तो पंजाब का इतिहास लिख रहे हैं कनिंघम महोदय, कनिंघम लिख रहे हैं सिखों का इतिहास, सिखों का इतिहास। तो ये जो इतिहास लिख रहे हैं सब क्षेत्रीय इतिहास है। इसका क्या महत्व है, इन इतिहास में जो मूल्य हैं, जो उसमें सांस्कृतिक वैल्यू दिए गए हैं, जो राजनीतिक वैल्यू दिए गए हैं, उनके आधार पर हम राष्ट्रीय इतिहास का निर्माण कर सकते हैं। इनका अध्ययन शुरू हुआ और इनके अध्ययन में जो भी कमियां थी, जो उन्होंने औपनिवेशिक दृष्टिकोण को आधार बना करके भारतीय राज्यों का विश्लेषण किया, उसको हटाने के बाद जो हमारा इतिहास निर्मित होता है वो आपके राष्ट्रीय इतिहास का आधार बनता है। माइक्रो लेवल पे भी इतिहास में अध्ययन होता है कि किसी भू क्षेत्र की सामाजिक संरचना का ही हम अध्ययन कर लें, किसी भू क्षेत्र की राजनीतिक परिवर्तन का अध्ययन कर लें। तो ये सब सूक्ष्म अध्ययन है। इनके विकास ने क्षेत्रीय इतिहास के महत्व को और ज़्यादा बढ़ा दिया, ये बात इसमें लिखा गया है। यह स्वीकार किया गया है कि किसी राष्ट्र का इतिहास केवल राजधानी, राजवंशों अथवा प्रमुख युद्धों का इतिहास नहीं होता। ये बात हम लोग अब तक तो पढ़ते हुए इतना तो समझ ही गए होंगे कि किसी भी देश का या फिर किसी भी राष्ट्र का इतिहास हम लिखते हैं तो ऐसा नहीं है कि हम उस इतिहास में केवल राजधानी को पढ़ लें, राजवंशों को पढ़ लें तो हमारा इतिहास हो जाएगा, अथवा वहाँ के सारे युद्धों को पढ़ लें। जनरली हम लोग जब इतिहास विषय की हमारे पास जानकारी नहीं होती है तो हम लोग यही कह देते हैं कि राजाओं को पढ़ लो, युद्धों को पढ़ लो, इतिहास तैयार हो गया। नहीं, ये इतिहास नहीं है। ये बातें आपको ध्यान में रखना है। अब इतिहास में क्या है, विभिन्न क्षेत्रों के बहुआयामी ऐतिहासिक अनुभव की जो बात कर रहा है उसमें हम देख सकते हैं सामाजिक स्थिति क्या थी, सांस्कृतिक स्थिति क्या थी, आर्थिक स्थिति क्या थी। बहुत सारे बिंदु है जो हम लोग आगे पढ़ते हुए चलेंगे, उन सब का हम अध्ययन हमें करना होता है, तब जाकर हम इतिहास में एक
एक हमारी एक दृष्टि डेवलप होगी। ठीक है। एल फेवरे ने अपनी पुस्तक जो है ए ज्योग्राफिक इंट्रोडक्शन इन हिस्ट्री में प्रतिपादित किया कि इतिहास को समझने के लिए किसी क्षेत्र की भौगोलिक परिस्थितियों को जानना होगा, वहाँ की जलवायु परिस्थितियों को जानना होगा, वहाँ की प्राकृतिक संसाधनों, मानव पर्यावरण संबंध का अध्ययन आवश्यक है। इस प्रकार के चिंतन क्षेत्रीय इतिहास लेखन में प्रमुख सहायक भूमिका निभाते हैं। तो ये जो इन्होंने कहा था, ये तो राष्ट्रीय इतिहास लेखन के लिए कहा था, लेकिन अगर हम किसी भू क्षेत्र का अध्ययन करें, वहाँ की जलवायु को जानने, वहाँ के प्राकृतिक संसाधनों को जानने, मानव पर्यावरण संबंधों को जानने कि क्या मानव पर्यावरण के साथ साहचर्य का संबंध बना रहा है या फिर मानव पर्यावरण को नुकसान पहुंचा रहा है। जैसे दिल्ली जैसी राजधानी क्षेत्र है, बम्बई जैसा क्षेत्र है, जहाँ मानव ने बहुत ज़्यादा प्रदूषण फैला दिया है। वहीं अगर हम जनजातीय क्षेत्रों में चले जाएँ तो वहाँ का मानव प्रकृति के साथ एक सहसंबंध बना के जी रहा है। तो कहीं ना कहीं दिल्ली के पढ़े लिखे मानव से ज़्यादा सूक्ष्म अध्ययन या फिर कहें कि उनसे ज़्यादा बेहतर पर्यावरणीय ज्ञान वो जनजातीय क्षेत्र का मानव रखता है। तो ये हो सकता है कि ये लिखने और पढ़ने में बेहतर हो, लेकिन अगर कहा जाए कि प्राकृतिक ज्ञान के मामले में कौन बेहतर है तो वो जनजातीय क्षेत्र का मानव है, क्योंकि वो अपनी पीढ़ी को भी सुरक्षित कर रहा है, आने वाली पीढ़ी को भी सुरक्षित करने का काम कर रहा है। वहीं दिल्ली जैसे शहरों में रहने वाले जो नागरिक हैं, न तो खुद को सुरक्षित कर पा रहे हैं, न आने वाली पीढ़ियों को सुरक्षित कर पा रहे हैं। तो दोनों में देखा जाए तो बैलेंस अगर देखा जाए तो मूर्खता की श्रेणी में दिल्ली जैसे शहरों के निवासी आएंगे। तो ऐसे बहुत सारे बिंदु हैं जिस पर हम लोग ध्यान दे सकते हैं। तो पर्यावरण संबंधों का अध्ययन करता है। इस प्रकार के चिंतन क्षेत्रीय इतिहास लेखन में प्रमुख सहायक भूमिका निभाते हैं। अब जैसे अभी हमने दो क्षेत्रों की बात की, एक जनजातीय क्षेत्र और एक दिल्ली जैसा क्षेत्र। मूर्खता की बात करें तो दिल्ली का मानव ज़्यादा मूर्ख दिखाई देता है अपेक्षाकृत क्या, उसके सामने तो बिल्कुल ही मूर्ख है जो आपके जनजातीय क्षेत्र का मानव है। तो ये बातें जब हम तुलनात्मक अध्ययन करते हैं, उसमें क्षेत्रीय इतिहास का महत्व बढ़ जाता है और उसे एक सुदृढ़ आधार प्रदान करता है। उनके अनुसार क्षेत्रीय इतिहास भूगोल इतिहास के समन्वित अध्ययन का सर्वोत्तम उदाहरण है, क्योंकि अगर हम भौगोलिक क्षेत्र और इतिहास का एक समन्वित अध्ययन करें तो हम क्षेत्रीय इतिहास को और बेहतर तरीके से समझ सकते हैं। फर्नांड ब्राउडेल का मत क्या है कि किसी क्षेत्र का इतिहास केवल राजनीतिक घटनाओं से नहीं बनता, बल्कि भौगोलिक संरचना, जलवायु, व्यापारिक मार्ग, समुद्री संपर्क और सामाजिक आर्थिक संरचनाएं उसके विकास को निर्धारित करते हैं और यह क्षेत्रीय इतिहास के आधुनिक व्याख्या का महत्वपूर्ण आधार है। तो अगर हम आज के क्षेत्रीय इतिहास का विश्लेषण करें तो उसमें सारे कारक अपने आप फिट बैठ जाते हैं कि वहाँ के जलवायु कारक क्या है, वहाँ की व्यापारिक संरचना क्या है, वहाँ की भौगोलिक संरचना क्या है। अब जैसे मुंबई जैसा जो नगर राज्य है, वहाँ देखें तो भौगोलिक संरचना अलग है। वहीं बिहार जैसा जो राज्य है, वहाँ की भौगोलिक संरचना अलग है। एक जगह हम देखेंगे कि औद्योगिक डेवलपमेंट खूब होगा, एक जगह औद्योगिक डेवलपमेंट कम होगा। तो दोनों में क्या है, तो दोनों में आपके जलवायु कारक प्रभावी भूमिका निभाते हैं, भौगोलिक संरचना प्रभावी भूमिका निभाती हैं। ये सारी चीज़ें महत्व में आ जाती हैं। अब देखें कि भारत में प्रमुख क्षेत्रीय इतिहास लेखक कौन कौन से थे जिन्होंने भारत में क्षेत्रीय इतिहास लेखन पे काम किया है। थोड़ा सा उनको देखते हुए चलते हैं। भारत में क्षेत्रीय इतिहास लेखन का उद्देश्य किसी विशेष क्षेत्र, कोई विशेष क्षेत्र हो सकता है, आपका कोई राज्य हो सकता है, कोई भाषा भाषी क्षेत्र हो सकता है, कोई समाज हो सकता है, कोई संस्कृति के इतिहास का गहन अध्ययन करना है। यह राष्ट्रीय इतिहास को स्थानीय स्तर पर समझने में सहायता करता है। तो जो भारत में जो क्षेत्रीय इतिहास लेखन हो रहा है, उसका मूल उद्देश्य ये है कि हम राष्ट्रीय इतिहास में उस सूक्ष्म मूल्यों को शामिल कर सकें। यह राष्ट्रीय इतिहास को स्थानीय स्तर पर समझने में सहायता करता है तथा विभिन्न क्षेत्रों के विशिष्ट ऐतिहासिक परंपराओं, सामाजिक संरचनाओं और सांस्कृतिक विकास को सामने लाता है कि भारत के अलग अलग भाग की जो सामाजिक संरचना कैसी है, सांस्कृतिक संरचना कैसी है, उन सबको भारत के मूल इतिहास में शामिल करने का कार्य करता है। भारत में क्षेत्रीय इतिहास लेखन 19वीं शताब्दी में साम्राज्यवादी इतिहास लेखकों द्वारा शुरू किया गया था, जिसमें मुख्य भूमिका में ग्रांट डफ, जिनके बारे में हमने देखा, जॉन माल्कम थे, कर्नल टाड थे, कनिंगम थे आदि थे। इन्होंने जिस रूप में भारतीय इतिहास को प्रस्तुत किया, उसके प्रत्युत्तर में भारतीय राष्ट्रवादी इतिहास लेखक अपने भारत के क्षेत्रीय इतिहास मौलिक चिंतन और लेखन की शुरुआत किया। तो यहाँ पर जो सेंटेंस थोड़ा सा गड़बड़ हो गया कि जो साम्राज्यवादी इतिहास लेखन ने जिस दृष्टिकोण से भारत के क्षेत्रीय भू क्षेत्र को देखा, उसके प्रत्युत्तर में भारत के राष्ट्रवादी इतिहास लेखन ने अपना इतिहास लेखन शुरू किया ताकि वहाँ की मौलिकता को स्पष्ट किया जाए। अब देखिए दोनों में फर्क क्या था।
जहाँ साम्राज्यवादी इतिहासकारों ने जो इतिहास लिखा, जो क्षेत्रीय इतिहास लिखा, वो विखंडनकारी तत्वों पर आधारित था। मतलब कहने का कि जिस भू क्षेत्र का उन्होंने इतिहास लिखा उसकी एक भौगोलिक संरचना निर्धारित किया, जैसे एक हम देश का निर्धारित करते हैं, उनकी एक अलग कल्चर निर्धारित कर दिया, और इस तरह से उन्होंने लिखा जैसे कि वो एक देश जैसी व्यवस्था दिखाई दे। जब भारत के राष्ट्रवादी इतिहासकारों ने लिखा तो उन्होंने उनकी मौलिक संरचना को उजागर किया, उस भू क्षेत्र के मौलिक संरचना को उजागर किया। और इसमें क्या होता था, साम्राज्यवादियों द्वारा जो इतिहास लेखन हुआ उसमें भारत के विखंडन के तत्व छुपे हुए थे, लेकिन जो राष्ट्रवादियों द्वारा इतिहास लेखन हुआ उसमें भारतीय संस्कृति के तत्व छुपे हुए थे कि भारत की संस्कृति अलग अलग भू क्षेत्रों में किस रूप में है, अलग अलग भूभागों में किस रूप में है, और किस तरह से भारत की संस्कृति को और एक तरह से कहें कि गौरवान्वित करती है। तो दोनों के इतिहास लेखन में फर्क था। अब इस पर बहुत ज़्यादा काम हुआ, तो इसमें क्या हुआ, राष्ट्रीय अस्मिता को ध्यान रखा कि कहीं हमारी राष्ट्रीय अस्मिता पे कोई नुकसान तो नहीं पहुंच रहा है क्षेत्रीय इतिहास लेखन से। इनके क्षेत्रीय इतिहास लेखन का उद्देश्य राष्ट्रीय अस्मिता को बचाए रखना था, जबकि साम्राज्यवादियों के क्षेत्रीय इतिहास लेखन का उद्देश्य भारत को विखंडन के तौर पर, यानी विखंडनकारी कारक के रूप में प्रस्तुत करना था। और उनका उद्देश्य ये था कि उनके जाने के बाद भारत छोटे छोटे राज्यों में विभाजित हो जाए। तो ये दोनों के इतिहास लेखन में फर्क दिखाई देता है। भारत के क्षेत्रीय इतिहास का स्वरूप राष्ट्रवादी दृष्टिकोण से पुनर्निर्माण किया और साम्राज्यवादियों द्वारा स्थापित भ्रामक अवधारणाओं का खंडन किया। अब वो भ्रामक अवधारणाएं क्या थी कि एक भू क्षेत्र के लोग अलग ही दुनिया के हैं, नहीं, भारत के सभी लोग भारत के मूल निवासी हैं। उनकी सांस्कृतिक जो विविधता है वो संपूर्ण भारत को प्रभावित करती है। इस तरह का इतिहास राष्ट्रवादियों ने प्रस्तुत किया। इन इतिहासकारों में कुछ प्रमुख इतिहासकार हैं, जैसे गौरी शंकर हीराचंद ओझा हैं। इन्होंने राजपूताना क्षेत्र पर काम किया। उन्हें राजपूत राज्यों, दुर्गों, प्रशासन और संस्कृति के पर आधारित इतिहास लेखन किया, और उन्होंने स्थापित करने का प्रयास किया कि जो राजपूतों की संस्कृति है वो भारत की मूल संस्कृति है, भारतीय भूक्षेत्र की संस्कृति है। जबकि कर्नल टाड की बात करें तो वो राजपूताना संस्कृति को विदेशों से आयातित संस्कृति के रूप में दिखाते हैं। तो ये फर्क है दोनों में। उन्होंने अपने इतिहास लेखन में राष्ट्रीय अस्मिता को ध्यान में रखते हुए राजपूतों की शौर्य गाथा, उनके वीरतापूर्ण कृत्य, सांस्कृतिक उपलब्धियां आदि का वैज्ञानिक दृष्टिकोण से विश्लेषण किया। और इनके विश्लेषण में मूल चीज क्या था, राष्ट्रीय अस्मिता, कि राजपूताना में जो कुछ भी सांस्कृतिक या धार्मिक या राजनीतिक जो भी परिवर्तन हो रहा है वो भारत राज्य के अंदर, भारत के अंतर्गत हो रहा है और भारतीय संस्कृति को प्रभावित कर रहा है। ये हमारे राष्ट्रवाद मतलब क्षेत्रीय इतिहास का महत्व था, और इसको उनके द्वारा जो परिवर्तन हुआ है राजपूताना के क्षेत्र में उसको राष्ट्रीय इतिहास में शामिल किया जाए, ऐसा उन्होंने प्रयास किया। महाराष्ट्र का इतिहास गोविंद सखाराम देसाई ने किया था। अब इन्होंने, मैंने अभी बताया कि महाराष्ट्र का इतिहास लेखन जो किया था वो ग्रांट डफ ने किया था। ग्रांट डफ की बात करें तो एल्फिंस्टन की विचारधारा से प्रभावित थे। एल्फिंस्टन की बात करें तो रोमांटिक विचारधारा से प्रभावित थे, और उन्होंने खूब शौर्य गाथा पर काम करना शुरू किया। चाहे वो कर्नल टाड हो, वो भी रोमांटिक विचारधारा से प्रभावित थे, वो भी शौर्य गाथा पर काम किए, और उस शौर्य गाथा में मराठवाड़ा भू क्षेत्र को एक अलग देश ही बना दिया उन्होंने। इसका खामियाजा क्या होगा कि भारत में राज्य बनने की प्रक्रिया शुरू हो सकती थी। अब इसका खंडन हम देखेंगे गोविंद सखाराम देसाई करेंगे। इन्होंने मराठा साम्राज्य और उसके राजनीतिक विकास का विस्तृत वर्णन किया कि मराठा साम्राज्य कैसे बना, उसकी राजनीतिक संरचना कैसे बनी, उसका उन्होंने अपनी किताब में उल्लेख किया। उनकी कृति न्यू हिस्ट्री ऑफ द मराठाज अत्यंत महत्वपूर्ण मानी जाती है, और इस पुस्तक में उन्होंने ग्रांट डफ द्वारा स्थापित जितने भी भ्रामक अवधारणाएं थे उसका खंडन किया और मराठवाड़ा को भारतीय अस्मिता के अंतर्गत रखने का प्रयास किया। दक्षिण भारत में बात करें तो दक्षिण भारत में चोल, पल्लव, पांड्य, चालुक्य, विजयनगर साम्राज्य के इतिहास का अध्ययन हम देखेंगे नीलकंठ शास्त्री द्वारा किया गया। और नीलकंठ शास्त्री को तो दक्षिण भारत का प्रमुख इतिहासकार माना जाता है। उनकी कृत्य हिस्ट्री ऑफ साउथ इंडिया इस क्षेत्र का मानक ग्रंथ है, और इसमें उन्होंने दक्षिण भारत की तमाम सांस्कृतिक वैल्यू को भारतीय इतिहास में स्थान दिलाया। तो इन इतिहासकारों ने जो सांस्कृतिक वैल्यू, जो स्थानीय सांस्कृतिक वैल्यू भारतीय इतिहास में छूट गए थे, उसे स्थान दिलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। ये चीज़ें हमको ध्यान में रखना है। कश्मीर का इतिहास, प्राचीन एवं मध्यकालीन कश्मीर के राजनीतिक और सांस्कृतिक इतिहास का प्रमुख स्रोत कल्लड़ की राजतरंगिणी है, जिसको हम लोग शुरू से पढ़ते जा रहे हैं। इसके रचयिता कल्लड़ हैं। कल्लड़ की राजतरंगिणी में हम देखेंगे क्रमिक इतिहास, आलोचनात्मक मूल्य, और कश्मीर की भौगोलिक क्षेत्र, वहाँ की राजनीतिक परिस्थिति और शासकों का उन्होंने गुणगान नहीं किया है, बल्कि उनका आलोचनात्मक मूल्यांकन किया है।
जो इतिहास की दृष्टि से एक महत्वपूर्ण कृति मानी जाती है। इसी तरह से असम के इतिहास की बात करें तो अहोम शासन, जनजातीय समाज, पूर्वोत्तर भारत के इतिहास का अध्ययन है। अब इसमें सूर्य कुमार भुयान ने असम के इतिहास और बुरंजी साहित्य पर महत्वपूर्ण कार्य किया। तो जो असम का इतिहास है उसको उजागर करने में किसका काम है, किसने काम किया है? तो सूर्य कुमार भुयान ने। अब इनके जो प्रयास है, इस प्रयास ने क्या किया है कि भारत के राष्ट्रीय इतिहास में असम के महत्व को स्थापित किया। तो ये चीजें आपको ध्यान में रखना है कि क्षेत्रीय इतिहास राष्ट्रीय इतिहास की अस्मिता को और ज्यादा मजबूत करने का काम करता है। अब यहाँ की संस्कृति, यहाँ की समाज व्यवस्था को हम भारतीय इतिहास में शामिल करने में सक्षम हो सकते हैं। इसी तरह से हम पंजाब का इतिहास देखें, जिसमें सिख परंपरा, मुगल काल तथा औपनिवेशिक शासन के प्रभावों का अध्ययन हरिराम गुप्ता ने किया। पंजाब और सिख इतिहास पर उल्लेखनीय शोध किया उन्होंने, हरिराम गुप्ता ने, और पंजाब की समाज और संस्कृति को उजागर किया। हालांकि इसके पहले कनिंघम महोदय ने किया था। अब कनिंघम महोदय ने जो पंजाब का इतिहास लेखन किया उसमें उन्होंने पंजाब को एक अलग देश के रूप में दिखा दिया, जबकि हम इनके इतिहास में देखेंगे तो इन्होंने जो भारत का इतिहास, जो पंजाब का इतिहास लेखन किया उसमें पंजाब की संस्कृति को दिखाने का प्रयास किया। और ये पंजाब की जो संस्कृति है ये भारतीय इतिहास लेखन को समृद्धि प्रदान करती है। इस बात पे हमें ध्यान रखना है। केरल का इतिहास समुद्री व्यापार, मसाला व्यापार, सामाजिक सुधार आंदोलनों तथा सांस्कृतिक विकास का अध्ययन एलम कुलम कुंजन पिल्लई का एक योगदान है। इन्होंने केरल का इतिहास लिखा, योगदान विशेष रूप से उल्लेखनीय, और इन्होंने केरल की जो सांस्कृतिक वैल्यू थी उसको राष्ट्रीय इतिहास में शामिल करने का प्रयास किया। गुजरात का इतिहास देखें तो गुजरात का महत्व उसके व्यापार, उसके बंदरगाह, जैन संस्कृति और सुल्तान और मुगल काल के विकास का अध्ययन है। ठीक है। मार्कंड मेहता ने गुजरात के आर्थिक और सामाजिक इतिहास का महत्वपूर्ण शोध किया और हमारे सामने प्रस्तुत किया। तो ये सारी चीज़ें जो क्षेत्रीय इतिहास में जिन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई वो कहीं न कहीं उस भू क्षेत्र को भारत के राष्ट्रीय इतिहास में शामिल करने का प्रयास किया। इसी तरह उड़ीसा के इतिहास की बात करें तो कलिंग में गंग वंश, जगन्नाथ संस्कृति, जो भगवान जगन्नाथ की पूजा होती है, उस संस्कृति को भारतीय राष्ट्रीय इतिहास लेखन की मूल अस्मिता में शामिल कराने में इनका योगदान रहा था, अध्ययन किया। ठीक है। हरिकृष्णा मेहताब ने उड़ीसा के इतिहास पर महत्वपूर्ण लेखन किया है। तो ये सारे लोग जो हैं उन्होंने भारत के अलग अलग भू क्षेत्रों का इतिहास लेखन किया है। अभी हाल ही के समय, मतलब ये स्वतंत्रता बाद, इसमें से बहुत सारे लोगों ने काम किया, बहुत सारे लोगों ने स्वतंत्रता पूर्व काम किया है। तो इन इतिहास लेखकों ने कहीं न कहीं भारत की क्षेत्रीय सांस्कृतिक अस्मिता को भारत की मूल राष्ट्रीय अस्मिता में स्थान दिलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। निष्कर्ष में हम देख सकते हैं क्षेत्रीय इतिहास लेखन ने भारतीय इतिहास को अधिक व्यापक, बहुआयामी और समावेशी बनाया है। इससे स्पष्ट हुआ कि भारत का इतिहास केवल साम्राज्यों और शासकों का इतिहास नहीं है, बल्कि विभिन्न क्षेत्रों की भाषाओं, उन क्षेत्र की क्या भाषा है, जैसे गुजरात की भाषा का क्या महत्व है, गुजरात की संस्कृति का क्या महत्व है, केरल में कौन सी भाषा बोली जाती है, महाराष्ट्र में कौन सी भाषा, राजस्थान में, पंजाब में, सबकी भाषा अलग है, असम की भाषा अलग है, उड़ीसा की भाषा अलग है, बंगाल की भाषा अलग है, उत्तर भारत की भाषा अलग है। तो इनका अपना एक महत्व है। संस्कृतियाँ, सबकी संस्कृतियाँ अलग हैं और उन सारी संस्कृतियों को मिला दिया जाए तो भारत की एक सुंदर संस्कृति का निर्माण होता है। तो इन इतिहासकारों ने वही काम किया है। और देख लें समाज कैसी है, अर्थव्यवस्था कैसी है, स्थानीय परंपराएं भी इतिहास, तो वहाँ की जो स्थानीय परंपराएं हैं जिसको हम लोग कहते हैं लोक परंपरा में जो चीज़ें चली आ रही थी वो भी आज भारत के राष्ट्रीय इतिहास में शामिल होने के लिए सक्षम है। क्षेत्रीय इतिहास राष्ट्रीय इतिहास की समझ को समृद्ध करता है, इसलिए क्षेत्रीय इतिहास की आवश्यकता और ज़्यादा बढ़ जाती है। जितना ज़्यादा क्षेत्रीय इतिहास लेखन होगा, राष्ट्रीय इतिहास की समझ और ज़्यादा मजबूत होगी और ज़्यादा समृद्ध होगी। भारतीय इतिहास की विविधता तथा एकता दोनों को स्पष्ट रूप से प्रस्तुत करता है, और जो क्षेत्रीय इतिहास लेखन है वो एक साथ भारत की एकता को भी प्रेजेंट करता है और भारत की विविधता को भी प्रेजेंट करता है, और जहाँ पर एकता हो और विविधता हो उसकी खूबसूरती और ज़्यादा बढ़ जाती है। तो इस तरह से क्षेत्रीय इतिहास लेखन कहीं न कहीं राष्ट्रीय इतिहास लेखन की एक पृष्ठभूमि तैयार करते हैं, राष्ट्रीय इतिहास लेखन को और ज़्यादा सुंदर प्रस्तुत करते हैं और साथ ही भारत का एक सुंदर चित्र प्रस्तुत करते हैं। ये हमने भारत के संदर्भ में बताया। किसी भी देश के संदर्भ में क्षेत्रीय इतिहास लेखन का अपना अलग महत्व है। तो आज की क्लास को हम यहीं तक रहने देते हैं। मिलते हैं अगली क्लास में एक नए टॉपिक के साथ, और जो हमारा अगला टॉपिक होगा वो होगा आपका रिसेंट ट्रेंड्स ऑफ इंडियन हिस्ट्री, भारतीय इतिहास लेखन की नवीन प्रवृत्तियाँ।
हम ये जानने का प्रयास करेंगे कि भारतीय इतिहास लेखन की नवीन प्रवृत्तियाँ कौन कौन सी। तो मिलते हैं अगले क्लास में, आज के लिए बस यहीं तक, धन्यवाद।